आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के बारे में। इस चैप्टर में आपको जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जैसे एग्जाम्पल लिए पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। चलो चालू करते हैं। अध्याय 6 कक्षा 10वीं का जैव प्रक्रम। सबसे पहले बात करते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम मतलब होगा, देखो उसको समझते हैं। जैव मतलब होंगे सजीव, क्या होंगे? जैव मतलब सजीव, और प्रक्रम का मतलब होगा क्रियाएं, मतलब सजीवों में होने वाली क्रियाएं। प्रक्रम का मतलब होगा आपका क्रियाएं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी बेटे जैव प्रक्रम की? तो जैव प्रक्रम परिभाषा देखते हैं क्या होगी। सजीवों में होने वाली जैविक क्रिया, समस्त जैविक क्रिया। जैविक क्यों बोल रहे हैं कि सजीवों मतलब जीवित प्राणियों में यहाँ क्रिया हो रही है, तो सब कहेंगे सजीव। क्या कहेंगे इसे हम? सजीव। तो जैविक क्रिया कौन सी क्रिया? जीवों में होने कौन सी क्रिया है? जैविक क्रियाएं। तो क्या है? सजीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रिया जैसे श्वसन, पोषण, पाचन व उत्सर्जन। तो क्या है? सजीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, पाचन व उत्सर्जन, जिसके द्वारा जीव अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या परिभाषा है जैव प्रक्रम की? कि सजीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, इसे हम कहेंगे बेटे जिसके द्वारा जो सजीव होते हैं, सजीव किसका कार्य करते हैं? अनुरक्षण का कार्य। किसका कार्य करते हैं? अनुरक्षण का कार्य। कहने का तात्पर्य है कि मतलब वो अपने जीवन क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन से। ये सब कहलाता है आपका जैव प्रक्रम कहलाता है जैव प्रक्रम। एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो हम जीवन के अनुरक्षण के लिए कौन कौन से प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे? जैव प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन को मानेंगे, पोषण को मानेंगे, पाचन व उत्सर्जन को हम क्या करेंगे? अनुरक्षण के लिए आपको आवश्यक मानेंगे। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले आप जैव प्रक्रम की परिभाषा जैसी होती है उसके बाद हम बात करते हैं आप पोषण की। किसकी बात करते हैं? कि पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जैव प्रक्रम की परिभाषा, जैव प्रक्रम के बारे में आपको समझ में आ गया अच्छे से। सजीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, पाचन व उत्सर्जन, जिसके द्वारा जीव करते हुए अनुरक्षण का कार्य करते हैं, कहलाता है आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। इसके बाद अब देखते हैं पोषण के बारे में। अब देखते हैं हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक आपका आएगा पोषण के बारे में। पोषण मतलब जो हम भोजन खाते हैं वही क्या होगा? आपका पोषण होगा। भोजन मतलब जो भोजन ग्रहण करते हैं, जीव जो भोजन ग्रहण करेंगे वो आपका क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो पोषण के बारे में देखते हैं, पोषण क्या है, परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले पोषण बेटे क्या है? वह समस्त प्रक्रम जिसके द्वारा जीव बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करता है। मतलब बाहरी माध्यम से क्या करेगा? भोजन ग्रहण करता है
तथा उस भोजन का उपयोग कर उस भोजन का उपयोग कर उस भोजन का उपयोग कर ऊर्जा मुक्त करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। इस ऊर्जा का उपयोग वह अपनी वृद्धि व विकास में करता है, वृद्धि व विकास में करता है। इसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? पोषण। क्या है पोषण? वह समस्त प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी बाह्य वातावरण से क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। क्या करता है? बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करता है तथा उस भोजन का उपयोग अपनी वृद्धि और विकास के लिए, किसके लिए करता है? उस भोजन का उपयोग अपनी वृद्धि एवं जो भोजन खाता है उससे उसको क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। और उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ करता है बेटे? वो शारीरिक क्रियाओं करने में, जैसे अपनी वृद्धि करने में, विकास करने में, साथ में उस भोजन का उपयोग करता है बेटे अलग अलग जो कार्य करते हैं, निर्भर कार्य, दैनिक दिनचर्या में होने वाले कार्यों में क्या करता है? उसका उपयोग करता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं इसे हम? पोषण कहते हैं। अब पोषण के प्रकारों की बात करते हैं। पोषण कितने प्रकार का होता है? तो देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। मतलब पोषण कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले है स्वपोषण। स्वपोषण और दूसरा है आपका बेटे इसमें विषम पोषण। विषम पोषण। स्वपोषण नाम से स्पष्ट है। स्वपोषण मतलब क्या होगा बेटे? इसके अंतर्गत ऐसे जीव आएंगे, मतलब स्वपोषण जो अपना भोजन क्या करे बेटे? स्वयं बना सके। मतलब इसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं, जैसे समस्त हरे पेड़ पौधे, नीलहरी शैवाल, कुछ जीवाणु भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? स्वपोषण, जिसमें जीवधारी अपना भोजन क्या करते हैं बेटे? स्वयं बनाते हैं। जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण में समस्त प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव कहने का तात्पर्य क्या है? कि जो अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, निर्मित करते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषण कहलाता है इस प्रकार का पोषण। विषम पोषण में ये क्या होता है? विषम पोषण में बेटे, विषम पोषण में जीवधारी अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। कैसे होते हैं? दूसरे जीवों पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। इनके भी अलग अलग प्रकार हैं। तो आज सबसे पहले बात करते हैं किसकी बेटे? स्वपोषण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कि स्वपोषण कितने प्रकार का होता है या स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण के बारे में इसके एक एग्जांपल प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप इसमें अच्छे से डिटेल प्राप्त करते हैं। चलो देखते हैं स्वपोषण। लगाइए हेडिंग स्वपोषण के बारे में। चलो देखते हैं आप पोषण की परिभाषा के बाद आप देखते हैं पोषण के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है आपका स्वपोषण के बारे में। किसके बारे में? स्वपोषण के बारे में। तो देखते हैं स्वपोषण क्या होता है बेटे? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण कहलाता है।
स्वपोषण क्या है बेटे? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं निर्मित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है प्रकाश संश्लेषी जीव। प्रकाश संश्लेषी जीव मतलब जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन जो करें, निर्मित करें। तो इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल में देखते हैं इसके उदाहरण है आपका। इसमें सबसे पहला उदाहरण आपका क्या बेटे? समस्त हरे पेड़ पौधे। समस्त हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, समस्त हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे? स्वपोषण के अंतर्गत ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाता है। इसके अंतर्गत हम कौन से जीव को रखे हैं? प्रकाश संश्लेषी जीव। कौन से जीव आते हैं इसके अंतर्गत? इस बात को याद रखना कि इसके अंदर कौन से जीव आएंगे? प्रकाश संश्लेषी जीव। जितने भी होंगे, कुछ तालाबों में कुछ जीवाणु भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, शैवाल भी प्रकाश संश्लेषी हैं। तो प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं। उदाहरण के लिए समस्त हरे पेड़ पौधे, तो ये तो पता ही आपको कि पेड़ पौधे में कौन सी क्रिया होती है भोजन बनाने के लिए? प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिसके द्वारा भोजन क्या होता है? निर्मित होता है। तो ये था स्वपोषण। इसके बाद अगला आपका जो टॉपिक होगा प्रकाश संश्लेषण। मोस्ट टाइम टॉपिक है एनसीईआरटी के लिए और बोर्ड के लिए भी वेरी मोस्ट टाइम पे है प्रकाश संश्लेषण। अब हम देखते हैं इसके बाद प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्रियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, इसके बारे में हम क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो लगाइए हेडिंग प्रकाश संश्लेषण। चलो अब बात करते हैं किसकी? स्वपोषण के अंतर्गत। स्वपोषण का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। नाम से स्पष्ट है, प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में बनने वाला। क्या बनने वाला? प्रकाश की उपस्थिति में, संश्लेषण मतलब बनना। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में बनने वाला। अब प्रकाश की उपस्थिति में भोजन कौन बनाता है? कौन बनाता है? पेड़ पौधे। तो उसके बारे में आपको इसमें क्या करना, पढ़ना है। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा सबसे पहले समस्त हरे पेड़ पौधे, समस्त हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश व पर्णहरिण की उपस्थिति में, पर्णहरिण की उपस्थिति में, पर्णहरिण की उपस्थिति में CO2 व H2O से, मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब जल से अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण
संश्लेषण कहते हैं। क्या है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा? समस्त हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश व पर्णहरित, पर्णहरित को क्लोरोफिल भी बोला जाता है, साथ में क्लोरोफिल के साथ साथ इसे क्या बोला जाता है? हरित लवक। क्या बोला जाता है? हरित लवक की उपस्थिति में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड व जल से अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन करते हुए स्वयं बनाते हैं। इस समस्त प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जो होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे में हो रही है, पौधे कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त करते हैं? तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पेड़ पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? तो देखते हैं पेड़ पौधे कहां से प्राप्त करेंगे प्रकाश संश्लेषण कच्ची सामग्री। सबसे पहले बात करते हैं CO2 की। मतलब CO2 जो है ये कहां से प्राप्त करते हैं बेटे? वातावरण से। कहां से प्राप्त करते हैं? वातावरण से। क्योंकि वातावरण में CO2 की सांद्रता कितनी है? 0.3% है। कितनी है? 0.3%। साथ में इसके बाद किसकी आवश्यकता होती है? CO2 के बाद जल की, H2O। तो जल कहां से प्राप्त करते हैं बेटे? मृदा से। कहां से प्राप्त करते हैं? मृदा से। मतलब जल मृदा से कैसे? जाइलम कोशिकाएं द्वारा क्या होता है बेटे? मृदा से जल का अवशोषण किया जाता है। मृदा से क्या करते हैं? जल के करते हैं, पेड़ पौधे के करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगला क्या आपके पास? सूर्य का प्रकाश। क्या आपके पास? सूर्य का प्रकाश या प्रकाश भी बोल सकते हैं इसको। सूर्य का प्रकाश कहां से प्राप्त करते हैं? सूर्य से या कृत्रिम माध्यम से। सूर्य से या कृत्रिम माध्यम से। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पौधे होते हैं वो कच्ची सामग्री CO2 कहां से प्राप्त करेंगे बेटे? वातावरण से। जल कहां से प्राप्त करते हैं? मृदा से। जल एवं खनिज लवण भी होगा इसमें। खनिज लवण भी कहां से प्राप्त करेंगे? जल के साथ आप ये भी लिख सकते हैं खनिज लवण। खनिज लवण भी वो कहां से प्राप्त करेंगे? मृदा से प्राप्त करते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है कहां से प्राप्त होता है उन्हें? सूर्य या कृत्रिम माध्यम भी हो सकता है इसका। साथ में पर्णहरित। क्या है आपका? पर्णहरित। तो ये पर्णहरित जो है ये पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। तो ये थे प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त करते हैं बेटे? CO2 जो हो गया वातावरण से, खनिज लवण एवं जल मृदा से, सूर्य का प्रकाश सूर्य से, और कृत्रिम मुख्य साधन होगा सूर्य। क्या होगा? मुख्य रूप से सूर्य। पर्णहरित जो है पौधों की पत्तियों में क्या होता है? पाया जाता है। तो ये था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इसका अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। इसके बाद हम करेंगे प्रकाश संश्लेषण के समीकरण के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, क्रियाविधि है, उसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे अगले इसमें। तो देखते हैं इसके बाद अगली हेडिंग लगाओगे आप प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। चलो अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। तो आपने अभी तक देखे प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीजों की आवश्यकता होती बेटे? तो इसमें अभिकारक जो थे आपके क्या थे बेटे? अभिकारक के रूप में था इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या था? अभिकारक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इसमें उत्प्रेरक कौन थे जो अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहे थे? वो था सूर्य का प्रकाश और क्या था आपका? पर्णहरित। क्या बन रहा था आपका? कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। क्या बन रहा था? कार्बोहाइड्रेट। साथ में आपको याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? O2 गैस, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिकारकों में। अभिकारक में सबसे पहले क्या आएगा? 6CO2 प्लस 12H2O इजिकल टू जाएगा आपका उत्प्रेरक क्या थे? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। उत्प्रेरक के बारे में आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। जब आपने रासायनिक समीकरण लिखना सीखे होंगे उस समय आपको उत्प्रेरक के बारे में जरूर बताया गया होगा। इसके बाद देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश हो गया। सूर्य के प्रकाश के बाद बात करते हैं किसकी? इसके बाद किसकी आवश्यकता होती है उत्प्रेरक में? पर्णहरित। किसकी आवश्यकता होती है? पर्णहरित की आवश्यकता होती है।
ये हो गया आपका पर्नहरिन। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, तो ये आएगा आपका C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। देखो ये बना आपका ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बन गया। इसके बाद क्या बना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो रंध्रों की सहायता से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। जल भी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या जाता है, पेड़ पौधे से क्या जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये था प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, क्या है 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश बटे पर्नहरिन, C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का सूत्र है, मतलब पेड़ पौधे ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। साथ में 6O2 ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जो किसके माध्यम से निकलती है, रंध्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से निकलती है, रंध्रों के माध्यम में। फिर आता है 6H2O। 6H2O मतलब होगा कि जल भी क्या होते हैं, वाष्पोत्सर्जन की सहायता से क्या होते हैं बेटे, जल रंध्रों के माध्यम से क्या जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण था। इसके बाद चर्चा करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि। तो लगाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। चलो अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में पूर्ण होता है। दो चरणों में पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण आपका कितने चरणों में पूर्ण होता है, दो चरणों में। पहला होता है इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया। चलो प्रकाशिक अभिक्रिया में होता क्या है, देखो प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है कि प्रकाशिक अभिक्रिया में ये होता है बेटे, सूर्य के प्रकाश को, किसको, सूर्य के प्रकाश को पर्नहरिन की सहायता से, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को पर्ण या बोल सकते हैं सूर्य के प्रकाश की जो प्रकाशिक ऊर्जा है उसको क्या करते हैं, पर्नहरिन क्या करता है बेटे, अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश को पर्नहरिन क्या करता है, अवशोषित करके जो प्रकाशिक ऊर्जा है, प्रकाशिक ऊर्जा को एटीपी व NADH2 के रूप में संचित करते हैं, संचित करता है। तो क्या है आपका ये प्रकाश संश्लेषण बेटे, प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में पूर्ण सकता है अभिक्रिया, कौन सी, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में होता क्या है, प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है बेटे, जो आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है बेटे, सूर्य के प्रकाश को पर्नहरिन अवशोषित करके, मतलब सूर्य के प्रकाश की जो प्रकाशिक ऊर्जा है उसको पर्नहरिन अवशोषित करके प्रकाशिक ऊर्जा क्या बदलता है बेटे, एटीपी व NADH2 के रूप में क्या करता है, परावर्तित करता है। यह आपका पहली अभिक्रिया थी। इसके बाद बात करते हैं किसकी, दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया होगी आपकी अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया में पर्नहरिन द्वारा एटीपी व NADH2 के रूप में संचित ऊर्जा
ऊर्जा का उपयोग कर भोजन बनाया जाता है। भोजन बनाया जाता है। भोजन बनाया जाता है। देखो, प्रकाशिक अभिक्रिया में पर्णहरित द्वारा सूर्य के प्रकाश की प्रकाशिक ऊर्जा को एटीपी व NADH के रूप में संचित कर लिया जाता है। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है बेटे? अप्रकाशिक अभिक्रिया में पर्णहरित द्वारा एटीपी, जो ऊर्जा थी ना आपकी, पर्णहरित द्वारा एटीपी व NADH2 के रूप में संचित ऊर्जा का क्या करते हैं? संचित ऊर्जा का उपयोग करके हम क्या करते हैं बेटे? भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? संचित ऊर्जा का उपयोग करके पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। मतलब भोजन जो बनता है कौन सी अभिक्रिया में बनता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है? आपका भोजन बनता है। कुछ विकल्प भी आपसे देखे जा सकते हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में पर्णहरित द्वारा ऊर्जा को खालिस्तान में क्या होता है? संचित किया जाता है। तो एटीपी व NADH2 के रूप में संचित किया जाता है। कभी कभी एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि 2 चरणों में होती है। चलो इसी क्रिया विधि को हम अब समझते हैं किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से, कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन कैसे बनता है। तो इसको आप देखते हैं हम किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। चित्र के माध्यम से समझते हैं पूरे चरणों को। चलो देखते हैं चरणों को चित्र के। चलो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण को हम किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से समझते हैं। चलो देखते हैं चित्रों के माध्यम से। मान लो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पेड़ पौधे की पत्तियों में होती है। तो ये जो है आपकी एक पत्ती की संरचना बनाते हैं। ये आपकी एक पत्ती है। हम इस पत्ती को मान लो कहां से काट ले रहे हैं? बीज से काटते हैं। कहां से काटते हैं इस पत्ती को? हम बीज से काटकर देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। जब इस पत्ती को अपन कहां से करेंगे? बीज से काटेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको। इस पत्ती को हमने बीज से काट लिया। बीज से काटने पर इस पत्ती पर कौन कौन सी संरचनाएं होती है देखते हैं कि कहां कहां कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इस पत्ती के सबसे ऊपरी भाग पर एक ऊपरी सतह पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक ऊपरी सतह। पत्ती के ऊपर क्या पाई जाती है? एक ऊपरी सतह पाई जाती है, जिसका नाम है, इसको हम बोलते हैं मोमी क्यूटिकल। मोमी क्यूटिकल। क्यूटिकल सबसे ऊपरी वाले भाग को हम मोमी क्यूटिकल कहते हैं। ये ऊपरी सतह है आपकी। कौन सी सतह है? ऊपरी सतह। इसके अंदर क्या होता है बेटे? वो इस ऊपरी सतह के अंदर वाले भाग पर क्या पाया जाता है? इस ऊपरी सतह के अंदर वाले भाग पर इस ऊपरी सतह के अंदर वाले भाग पर पाया जाता है क्या? हरित लवक। क्या पाया जाता है आपका? हरित लवक। इस ऊपरी सतह के अंदर वाले भाग पर क्या पाया जाता है? ये जो है आपका, ये क्या है आपका? हरित लवक। ऊपरी सतह के इस भाग को हम क्या बोलते हैं? हरित लवक। हरित लवक को ही क्या बोला जाता है? पर्णहरित। अब इसके बाद इसमें कुछ इसके बाद वाली परत जो होती है पत्ती की, सबसे ऊपरी सतह हो गई। उसके बीच वाली परत में हरित लवक पाया जाता है। उसकी जो निचली सतह आती है आपकी, निचली सतह के बीच वाला भाग जो होगा हरित लवक के जस्ट नीचे वाले भाग, उसमें पाए जाते हैं बेटे क्या? रंध्र का अवकाश। क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार से बहुत सारे क्या होते हैं इसके अंदर? रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र का अवकाश होता है। इसके अंदर पाए जाते हैं इन खाली स्थानों को हम क्या बोलते हैं? ये खाली जगह जो दिख रही है ये आपका क्या कहलाता है बेटे? वायु कोश। क्या कहलाता है आपका? वायु कोश। फिर इसके बाद सबसे निचली सतह जो होती है आपकी,
ये आपका क्या है, सबसे निचली सतह है। निचली सतह भी उसी की मोमी क्यूटिकल कहलाती है, लेकिन ये ऊपरी सतह होगी, ये निचली सतह होगी। इसके ऊपर क्या पाया जाता है बेटे, ये जो है आपके क्या कहलाते हैं, आपके रंध्र क्या कहलाते हैं, रंध्र। जो पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं रंध्र को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, स्टोमेटा। अब देखते हैं इसमें आगे, ये वाली संरचना, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस कोशिकाओं को देखते बनाकर, एक कोशिका किसकी होती है बेटे, जाइलम की होती है, और एक कोशिका इसके अंदर के अंदर क्या पाई जाती है, फ्लोएम की पाई जाती है। फ्लोएम की कोशिका पाई जाती है। ठीक, अब देखते हैं इसमें होता क्या है। क्या होता है वायुमंडल में बाहर, क्या वायुमंडल में बाहर क्या होती है बेटे, CO2 की सांद्रता अधिक होती है। किसकी सांद्रता अधिक होती है, CO2 की। वायुमंडल में बाहर CO2 की सांद्रता अधिक होती है, तो गैसों का ये गुण होता है कि गैस हमेशा क्या होती है बेटे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं हम, विसरण कहते हैं। तो विसरण द्वारा क्या होती है बेटे, जो CO2 गैस है वायुमंडल है, वातावरण से क्या होती है बेटे, इस रंध्र के माध्यम से कहां पहुंच जाती है, पत्ती के अंदर। पत्ती के अंदर कहां पर, वायु कोश पर। कहां पहुंच जाती है, वायु कोश के अंदर। यहाँ पर क्या आती है, आपकी CO2 भर जाती है। लगातार क्या होती है, भरते रहती है। यहाँ पर लगातार भरते रहती है। कौन सी, बाहरी माध्यम में अधिक सांद्रता होने के कारण CO2 रंध्र की सहायता से होती है पत्तियों के अंदर प्रवेश कर लेती है। पत्तियों के अंदर प्रवेश करने के बाद जो जाइलम द्वारा जल लाया जाता है, क्या लाया जाता है, जल। वो जल कहाँ भर जाता है बेटे, इस वायु कोश के अंदर। कहाँ भर जाता है, ये नीले से बता रहा है आपको, H2O, जिसके अंदर भर जाता है वायु कोश के अंदर। वायु कोश के अंदर जब जल भरता है, तो जब CO2 और क्या होते हैं बेटे, और क्या होता है, जो हरित लवक है आपका, ये ऊपर वाला हरित लवक है, मोमी क्यूटिकल के बाद वाला भाग, ये सूर्य के प्रकाश को, किसको, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करके इनको क्या देता है, ऊर्जा। क्या देता है, इनको ऊर्जा देता है। इसमें कौन किस रूप में ऊर्जा होती है, आपको बताया था हरित लवक में ATP व NADH2 के रूप में। तो ये ऊर्जा को क्या करता है, यहाँ पर जब ऊर्जा भी आती है, ये उत्प्रेरक का कार्य होता है, और साथ में जाइलम द्वारा क्या होता है, जो जल को ये लाते हैं, वो जल कहाँ जाता है बेटे, इस वायु कोश में जाता है, भर जाता है। बाहर अधिक सांद्रता होने के कारण जो आपका CO2 है, वो CO2 से क्या होता है बेटे, अधिक सांद्रता होने के कारण CO2 क्या होती है, कम सांद्रता वाले क्षेत्र मतलब पत्ती के अंदर रंध्र की सहायता से अंदर प्रवेश कर लेती है। जब जल और CO2 क्या होते हैं, आपस में संपर्क में आते हैं, ये जो जल है आपका, जल और CO2 जब आपस में संपर्क में आते हैं, तो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये क्या होता है बेटे, रासायनिक अभिक्रिया से जो ग्लूकोज बनता है आपका, क्या बनता है, इससे भोजन क्या बनता है, किस रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में। तो ये भोजन जो है वो कहाँ पहुंच जाता है बेटे, फ्लोएम कोशिकाओं में। कैसे पहुंच जाता है, फ्लोएम कोशिकाओं में पहुंच जाता है। मतलब ये C6H12O6 है, ये कहाँ पहुंच जाता है बेटे, फ्लोएम कोशिकाओं में पहुंच जाता है। और फ्लोएम से क्या होता है, पौधे के विभिन्न भागों तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। साथ में इससे क्या बनती है, O2 गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, जब ऑक्सीजन इसमें ज्यादा बन जाती है, इसके अंदर की सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और आपको बताए थे कि अधिक गैस जो होती है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आने का करती प्रयास करती विसरण द्वारा।
तो यहाँ पर O2 की सांद्रता जब अधिक होती है, इस वायु कोश से मतलब रंध्रों की सहायता से ही O2 क्या जाती है बेटे यहाँ से बाहर निकल जाती है। मतलब एक साइड से रंध्रों की सहायता से क्या बेटे O2 बाहर निकल गई, एक तो CO2 क्या होती है प्रवेश करती है। मतलब एक नहीं, रंध्र बहुत सारे असंख्य संख्या में होते हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं उसको केवल एक एक की सहायता से आपको कर रहे हैं समझाना है। तो ये CO2 यहाँ से प्रवेश करी अंदर, जाइलम द्वारा क्या आया, जल आया, हरित लवण ने प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया एटीपी एनएडीएच के रूप में। जब CO2 और जल आपस में संपर्क में क्या बना, आपका भोजन बना। भोजन के साथ साथ सह उत्पाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है O2 की सांद्रता जब वायु कोश में अधिक हो जाती है तो क्या जाती है O2 रंध्र की सहायता से जाती है यहाँ से बाहर निकल जाती है। क्योंकि गैसों का यहाँ गुण होता है कि गैसों में मतलब गैस जो होती है विसरण द्वारा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर करती गमन करती है। इस प्रकार से O2 यहाँ से बाहर निकल जाती है। भोजन जो है फ्लोएम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है और ऑक्सीजन क्या जाती बाहर निकल जाती है। तो ये थी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि चित्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से। तो इसके बाद अगला जो रहेगा आपका, ये तो हमने क्या पढ़ लिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ लिए। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम भाग 2 में, क्या पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम के भाग 2 में, इसमें पढ़ेंगे हम पोषण मतलब विषम पोषण के बारे में। विषम पोषण में आपको देखना है मनुष्य में पोषण, साथ में अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। विषम पोषण मतलब होगा जो परजीवी जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, उसकी क्या करेंगे अगले भाग में क्या करेंगे हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।